जीतने की संभावना। हम अगली विधानसभा की बात करते हैं, बादशाहपुर। ये भी बड़ा विचित्र विधानसभा क्षेत्र है। सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पर, तकरीबन सबसे ज्यादा अनासी दो विधानसभाएं हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा वोटर हैं। उसमें से एक बादशाहपुर है, दूसरी गुड़गांव है। बादशाहपुर में 4.25 लाख के लगभग वोटर हैं और गुड़गांव में 5 लाख को भी पार कर गए। अब इन दोनों क्षेत्रों में आप एक और फैक्टर की भी बात करें इनमें। अब यदि हम सोना की तो चर्चा बंद हो गई, अब आगे चलते हैं बादशाहपुर में। बादशाहपुर यादवों के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यादव की संख्या बहुल है, जाटों के भी मतदाता। आप हैरान होंगे, जो पिछले विधायक स्वर्गीय हो गए उनका बड़े नौजवान थे, तो छोटी उम्र के अंदर ही देहांत हो गया। तो राकेश 40-42 वर्ष की उनकी आयु थी और इलेक्शन के दिन ही वोटिंग हो रही थी। वोटिंग के बाद उनके घर गए, वहां हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। दौलताबाद गांव के रहने वाले राकेश जो हैं वो जाट समुदाय से थे, परंतु वो विधायक बने। तो जाटों ने तो उसको वोट दिया ही, परंतु जाटों की इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि बादशाहपुर में वो अपने कैंडिडेट को अपने वोटों के सहारे जिता सके। राकेश का प्रभाव कुछ ऐसा था, जनता के अंदर सेवा करने का मादा कुछ ऐसा था और सेवा करता भी था। मुफ्त एम्बुलेंस योजना आरंभ की हुई थी और लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होता था, इसलिए उसको वोट पड़े। आप हैरान होंगे, यहां से मोस्टली जो हैं वो यादव कैंडिडेट जीतते। एक कैंडिडेट जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा उसका नाम है राव नरबीर सिंह। आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में, टीवी पर उनके बयानों को देखते होंगे। आप पिछले चुनाव में तो उनको टिकट ही नहीं दी गई 2019 में। 2014 में उनको टिकट मिली और विधायक बने। राव नरबीर सिंह शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जिससे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और विधायक भी बनने का मौका मिला। बंसीलाल जी की पार्टी में भी थे, वहां से भी विधायक बने। ताऊ देवीलाल जी की पार्टी में थे, उसमें भी वो रहे और विधायक बने। इनके पिता भी विधायक थे, इनके दादा भी विधायक थे, विधायकों के परिवार से आते हैं। और इनके दादा श्री महावीर सिंह, उनका बड़ा नाम है एजुकेशन के मसले में। अहीर लोगों के लिए एजुकेशनल संस्थाएं खोलने में उनका बड़ा भारी योगदान है, उस परिवार से आते हैं। और राव नरवीर सिंह बहुत यंग एज में जो है सोना से, जब सोना में इस तरह से सीट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और उसमें बादशाहपुर सीट का अस्तित्व ही नहीं था, बादशाहपुर की सीट के कुछ हिस्सा सोना में लगता था, राव नरवीर सिंह भी वहां से जीते। और राव नरवीर सिंह 2014 में बादशाहपुर से भी जीते। 19 में उनको टिकट नहीं मिली और वहां से मनीष यादव बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में आए। बड़ा मुकाबला हुआ उनका और राकेश दौलताबाद का, जिसमें मनीष यादव हारे। यहां पर एक दूसरे यादव नेता हैं जिनकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं, राविंदरजीत सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी हैं और अहीरवाल के राजा के रूप में विख्यात हैं। 6 बार वो लोकसभा क्षेत्र से, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से एमपी बन चुके। उनका भी बड़ा प्रभाव है। मजे की बात यह है कि जिस पार्टी में वो रहे उस पार्टी के मुखिया से उनकी नहीं बनती। कांग्रेस में थे तो उनकी भूपिंदर सिंह जी से कभी नहीं बनी, हुड्डा साहब से नहीं बनी। और बीजेपी में है काफी अरसे से, तीसरी बार ये एमपी बने हैं बीजेपी के। तो इनकी बीजेपी के जो स्थानीय नेतृत्व है, यानी प्रादेशिक नेतृत्व है, और मनोहर लाल जी जो यहाँ मुख्यमंत्री थे और आज केंद्र में मंत्री हैं, उनसे इनकी नहीं बनी। विरोधाभास हो सकते हैं, परंतु वैसे बड़े सौम्य हैं, सज्जन हैं, कभी कोई अपशब्द मुंह से नहीं निकालते। और अहीर बिरादरी पर, यादवों पर, जिसको राव साहब कहा जाता है, उस बिरादरी के ऊपर बड़ा भारी होल्ड है इनका। यदि हम अहीरों के नेताओं के बारे में इस इलाके की चर्चा करें तो 2 ही व्यक्ति हैं, राविंदरजीत और राव नरबीर। तीसरे व्यक्ति चाहते हैं, इलेक्शन तो और भी 2-4 यादव लड़ते हैं, परंतु इस इलाके में उनका इतना प्रभुत्व नहीं है।
वो भी चाहते हैं कि बादशाहपुर से उनकी बेटी आरती राव जी को टिकट मिल जाए। राव इंद्रजीत इस सीट के ऊपर अपना दावा ठोक रहे हैं और चाहते हैं कि बीजेपी हाईकमान उनकी बात माने और उनके कहने पर टिकट मिले। अभी तक बीजेपी हाईकमान ने पिछले इलेक्शनों में तो उनकी बात नहीं मानी। राव नरबीर और राव इंद्रजीत दोनों ही एक दूसरे के घोर विरोधी, और राव नरबीर हमेशा उनके पोजीशन में रहे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ चुके। जब ये सीटों को रीऑर्गेनाइज नहीं किया गया था तो जाटोसाना क्षेत्र से एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े, एमपी का इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े। कभी नरबीर जीते और कभी राव इंद्रजीत जीते, दोनों की आपस में अदावत भी है और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं और अपने समाज के अनडिस्प्यूटेड लीडर। मैं समझता हूं कि हम राव नरबीर के फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। राव नरबीर यदि कांग्रेस से खड़े होते हैं तो विधायक बन जाएंगे, राव नरबीर यदि बीजेपी से खड़े होते हैं तो विधायक बन जाएंगे। किसी भी पार्टी से खड़े रहें, इनको राव इंद्रजीत का विरोध झेलना ही पड़ेगा। जो मतदाता राव इंद्रजीत से प्रभावित है वो इनको वोट नहीं देंगे। परंतु राव नरबीर में कुछ ऐसी खास बात है, मैं कोई अपनी व्यक्तिगत मित्रता के आधार पर यह बातें नहीं कह रहा, जो जनता कहती है उसको कह रहा हूं। कुछ खास बात है कि वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए हुए हैं। नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो इनेलो से भी लड़ा हो, जो हरियाणा विकास पार्टी से भी लड़ा हो, हजका से भी लड़ा हो, कांग्रेस से भी लड़ा हो, स्वतंत्र भी लड़ा हो, बीएसपी से भी लड़ा हो, यानी कोई और पार्टी बची नहीं, आम आदमी पार्टी थी नहीं उन दिनों जब राव साहब इलेक्शन लड़ते थे, राव नरबीर। उसके बावजूद वो जनता के अंदर लोकप्रिय, तो उसमें कोई खास बात होगी। और आज भी वो प्रभावशाली राइडिंग फैक्टर है, जिस पार्टी की तरफ चला जाएगा उस पार्टी का प्रभाव हो जाएगा। देखते हैं अब वोट किस करवट बदलता। राव नरबीर को यदि टिकट मिल जाती है कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी यहां से निश्चित रूपेण जीतेगी, और यदि नहीं मिलती और वो बीजेपी से लड़ते हैं तो बीजेपी यहां पर अवश्य जीतेगी। ये नहीं मैं मानता कि राव इंद्रजीत जो इनके मुकाबले में कुछ हल्के हैं। राव इंद्रजीत पूरे अहीरवाद में, पूरी बेल्ट में, महेंद्रगढ़ से लेकर और बादशाहपुर तक अनडिस्प्यूटेड प्रभावशाली, इसमें कोई शक नहीं। अपनी बिरादरी के वो नेता के रूप में विख्यात है। चलिए, ये यहाँ की बात हुई, परंतु एक बात मैं बादशाहपुर की सीट के बारे में कहने के बाद मैं आगे चलूं, क्योंकि राकेश दौलताबाद की असामयिक मृत्यु हो गई है, तो उनकी पत्नी आज के दिन में इलेक्शन लड़ रही है। देवी के प्रति मैं बहुत श्रद्धा और विनीत भाव से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार परिवार का जब कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, तो उसको संवेदना और सहानुभूति मिलती है, परंतु ऐसी कोई बात यहां नजर नहीं आती। इसीलिए उनकी चुनौती कितनी भारी पड़ेगी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मुख्य चुनाव मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा, और यदि हम आम आदमी पार्टी को इग्नोर कर दें तो ये भी गलत होगा, क्योंकि यदि 5 लाख के आसपास बादशाहपुर में वोट है, 4,85,000 या 87,000 वोट है, तो इसमें माइग्रेंट की बहुत बड़ी संख्या है। आसपास के प्रांतों से आने वाली जो लेबर है वो इस इलाके में रहती है, बहुत भारी संख्या है उनकी। और ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है, बड़ी बड़ी नई नई सोसाइटियां आ रही हैं, इसमें दिल्ली से लोग काफी संख्या में यहाँ पर आ गए। तो उनमें से कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, कुछ भाजपा के समर्थक हैं, बहुत थोड़े कांग्रेस के समर्थक हैं। तो मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपने चुनावी बिगल को फूंकेगी और हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए फिर प्रश्न चिन्ह में है बादशाहपुर सीट का इलेक्शन का रिजल्ट, कांग्रेस या भाजपा, इसमें किसी को कहना आज के दिन में संभव नहीं है, परंतु डिपेंड करता है कि राव नरबीर किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ेंगे अवश्य वो पार्टी विजयी होने की स्थिति में होगी। अब हम चलते हैं अगली विधानसभा। आज के इस कड़ी में अंतिम विधानसभा की चर्चा होगी, वो है गुरुग्राम। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रदेश की सबसे बड़ी, 5,10,000 या 8,000 वोट हैं इसके।
बहुत ज्यादा। वोटों की संख्या हर साल बढ़ती है क्योंकि माइग्रेंट्स बहुत हैं। औद्योगिक राजधानी है ये नॉर्थ इंडिया की, आईटी का हब है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज का हब है। और इसीलिए और सबसे बड़ा जो सेक्टर है ये कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा सेक्टर है। तो इसीलिए यहाँ पर अर्बनाइजेशन के जो इल इफेक्ट्स हैं, जैसे स्लम्स हैं, पोल्यूशन है, वो तो है ही है। व्यवस्था नहीं है, जल और बिजली दोनों के बारे में संकट होते रहते हैं क्योंकि उनकी सप्लाई सीमित है और जो जनता है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। परंतु उसके बावजूद जो है यहाँ पर जब चुनाव आते हैं तब इन सब बातों को लोग इग्नोर करते हैं और व्यक्तियों की तरफ ध्यान देते हैं। गुड़गांव एक ऐसी विधानसभा है जिसमें पंजाबी बड़ी भारी संख्या है। 1,22,23,000 वोट हैं पंजाबियों के, और एक मुश्त यदि ये पड़ जाए तो मैं समझता हूं उस व्यक्ति के जीतने में कोई मुश्किलात नहीं होती। यहाँ से 4 बार पंजाबी जमात के विधायक बने गाबा जी, स्वर्गीय हो गए, और उसके उपरांत नहीं बने। अग्रवालों की भी यहाँ पे पहले उमेश अग्रवाल बने और आज के दिन में सिंगला साहब हैं। अग्रवाल विधायक भी रहे और तो और जाट विधायक भी रहे, कटारिया साहब भी यहाँ से विधायक रहे। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ज्यादा यहाँ पर संकीर्णता और सांप्रदायिकता या एक खास समुदाय के पीछे लगने वाली बात नहीं है। परंतु अब वो बातें आने लगी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक होते हैं तो जातियां अपने गौरव और अभिमान को बनाने में लग जाती और वोटों के बल पे सीटों का हिसाब किताब मांगते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। आज के दिन में यहाँ पे फिर वही प्रश्न है कि भाजपा किसको टिकट देगी और कांग्रेस किसको टिकट देगी। सुधीर सिंगला इस वक्त यहाँ के विधायक हैं, इनके पिता भी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे। मैं समझता हूं कि ऐसा अनुमान है कि सुधीर सिंगला को दोबारा टिकट दी जा सकती है। इससे पहले जो उमेश अग्रवाल थे वो भी भाजपा के विधायक थे, पिछले दौर में 2014 में वो विजयी हुए थे बड़ी भारी बहुमत से, 80-82 हजार वोटों से, और वो इसमें आम आदमी पार्टी में। तो इसका अर्थ ये है आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दाव लगाएगी क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट लेबर की संख्या बहुत बड़ी है जिन्होंने यहाँ वोटर के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। सारा गुड़गांव बड़ी लगभग खिचड़ी सी, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर जातिवार चर्चा करें तो पंजाबियों की है, उसके बाद यादव हैं, 34-35 हजार यादवों के वोट हैं, जाटों के भी वोट हैं यहाँ पे, राजपूत बहुत थोड़ी संख्या में, मुसलमानों के भी लगभग 29-30 हजार वोट हैं। ये शहरी इलाका है, बिल्कुल शहरी इलाका, परंतु यहाँ मुसलमानों के जो मेव हैं उनके वोट हैं, मेवात से आए हुए लोग यहाँ सेटल हो गए। और इसी प्रकार अन्य जातियां, पिछड़ों के भी वोट हैं, दलितों के भी वोट हैं, और वो अपनी जनसंख्या के अनुपात से यहाँ पर है। यहाँ पे एक फैक्टर ऐसा है कि पिछली बार पंजाबियों में एक अपने कैंडिडेट को, मोहित ग्रोवर को, इंडिपेंडेंट लड़ा, सुधीर सिंगला के विरोध में बीजेपी जीती क्योंकि मोदी साहब का बड़ा प्रभाव था वोटर्स के ऊपर, शहर के वोटर्स के ऊपर मोदी की लहर थी। सुधीर सिंगला को उसका लाभ मिला और पंजाबियों के भी काफी वोट उसको प्राप्त हुए, परंतु पंजाबी समुदाय ने लगभग 60-70% वोटिंग की अपने उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए। मोहित ग्रोवर यहां से लगभग 50,000 वोट लेके वो हार गए, परंतु एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का गुड़गांव से 50,000 सीट लेना एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कोई छोटी बात नहीं। अब ऐसा माना जा रहा है कि यदि बीजेपी ने पंजाबी उम्मीदवार को टिकट दे दी तो उसका जीतना लगभग निश्चित है क्योंकि 100% वोटिंग होगी पंजाबी समुदाय। और यदि नहीं दी जिसकी संभावना ऐसा लग रही है क्योंकि बीजेपी का रुझान जो है अग्रवाल समुदाय की तरफ ज्यादा रहता है गुड़गांव से, और पुराने ही विधायक को उन्होंने रिपीट कर दिया या किसी और अग्रवाल को यहां से टिकट मिल गई
तो मैं समझता हूं उसमें दंगल मचेगा। उस वक्त यहां पार्टियों की निष्ठा का लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं है। यदि यहां से टिकट नहीं मिले तो दूसरी पार्टी से ले लेंगे। तो मोहित अग्रवाल हैं, बोधराज सीकरी हैं, इसी तरह से पंकज डावर हैं, आशीष गुलाटी हैं, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं पंजाबी समुदाय में जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, राजनीतिक तौर से सक्रिय हैं। और परमात्मा ने उनको सक्षम भी, आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाए। गिरिराज सिंह हैं, गिरिराज जी हैं और कई लोग हैं। यदि ये बीजेपी की टिकट नहीं मिलती, इनको कांग्रेस की टिकट मिलती है, तो कांग्रेस का जीतना लगभग निश्चित हो जाएगा। यहां पर कांग्रेस कभी अपने आप को जीतने की स्थिति में नहीं रहती और अपने जीतने वाली सीटों में गुड़गांव को शामिल नहीं करती थी। गाबा साहब के वक्त और उसकी बात और थी, वो कांग्रेस से ही लड़ते थे और हमेशा जीतते थे क्योंकि उनको पंजाबी समुदाय भारी संख्या में वोट देता था। ऐसा माना जा रहा है कि यदि किसी अग्रवाल को बीजेपी टिकट देती है तो पंजाबी कैंडिडेट जो आज के दिन में बीजेपी से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, उनको टिकट ना मिले तो उनमें से एक आधा कांग्रेस की टिकट लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ सकता है। तो उसमें दंगल बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि जितने भी यहां पर जाट मतदाता हैं, यदि वो कांग्रेस का उम्मीदवार पंजाबी होता है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम मतदाता भी उसको सपोर्ट करेंगे। और राव साहब के साथ यानी यादव मतदाताओं के साथ भी कोई समझौता हो सकता। ये कोई हवाई बात नहीं मैं कर रहा। राज बब्बर को यहाँ टिकट मिली। राज बब्बर एक पंजाबी पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। 15 दिन सिर्फ उनको मिले इलेक्शन में और गुड़गांव के पंजाबी विचार करते रह गए कि इसको वोट दें या ना दें। और मैं आपको सच कहता हूं, पंजाबियों ने 100% वोटिंग नहीं दी। तकरीबन 60-65% बीजेपी के पक्ष में गए और बाकी बचे हुए वोट राज बब्बर को गए। परंतु राज बब्बर जैसा व्यक्ति जो बाहर से आया, सिर्फ पंजाबी होने के नाते यदि 35% वोटर्स का वो विश्वास जीत लेता है गुड़गांव के अंदर, पंजाब अपने मत उसमें समुदाय में, तो बहुत बड़ी बात। और राज बब्बर जी को जाटों ने भारी संख्या में वोट दिया, मेघ मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट दिया, दलितों ने भारी संख्या में वोट दिया। उसके बावजूद भी ब्राह्मण, अग्रवाल और अधिकांश पंजाबियों ने भाजपा को वोट दिया। तकरीबन 1 लाख वोटों से वो पीछे रहे गुड़गांव विधानसभा से। परंतु जितने वोट पा गए वो भी बहुत थे। और इसीलिए मैंने कल भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा है कि 4.5 लाख वोटों से जीतने वाले राव इंद्रजीत सिर्फ 70,000 वोटों से जीते, तो ये खतरे की घंटी है भाजपा की। तो फिर यहां पर संशय की स्थिति बनी हुई है। भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कैंडिडेट को कहां उतारते हैं, किस जाति से वो कैंडिडेट आता है। तो मैंने आज आपसे चर्चा की है सोहना की, फिर चर्चा की है बादशाहपुर की और फिर चर्चा की है गुड़गांव की विधानसभा सीटों की। तो इस प्रकार से मेवात की 3 और इन 3 सीटों 6 सीटों के ऊपर हम अपनी चुनावी चर्चा जो है उसको संपन्न कर चुके हैं। और इन 6 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस का जीतना निश्चित है, बाकी 3 सीटों में संभावना है। और कितनी संभावना है, कैसी संभावना है, इन सब की चर्चा आपके सम्मुख की जा सके। मित्रों, मैं अपने इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगली श्रृंखला में हम ग्रामीण गुड़गांव के इलाके की तरफ चलेंगे, यानी कि पटौदी क्षेत्र की चर्चा करेंगे। रेवाड़ी का जिला हमारे साथ लगता है, वहां की 2 सीटें हैं, बावल है और रेवाड़ी शहर की सीट है, उसकी भी चर्चा करेंगे और वो अगले वीडियो में आपके पास आएगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, समझदारी और बुद्धिमत्ता पूर्ण से और पूरी रिसर्च से हमने ये आपके सामने प्रस्तुत किया और सीधा कोई लठमार भाषा में ऐसा नहीं बताया कि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, और अपने आप को हमने कोई भविष्यवक्ता भी साबित नहीं किया। हमने अनुमान कहे और लोगों की भावनाओं को आपके सम्मुख रखा, जिससे आपको चुनावी परिणाम समझने में पूरी आपको स्वतंत्रता भी है और आसानी भी है।
आप सब इसे मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।